हरि ओम नमो नमः। हम समास पढ़ा रहे हैं, तत्पुरुष समास। उसमें आज सूत्र चलेगा त्रिजिकाभ्याम कर्तरि च। त्रिजिकाभ्याम कर्तरि, इतने ना सूत्र है। त्रिजिकाभ्याम कर्तरि, त्रिजिकाभ्याम तृतीयांत है। त्रिज्या अकश्च इति त्रिजिकौ ताभ्याम त्रिजिकाभ्याम है। और कर्तरि सप्तम्यंत, यानी कर्तरि कर्तर्थ त्रिजिकाभ्याम षष्ठ्यान समासः। अर्थात कर्तार्थ में त्रिज और जो अक, उनका षष्ठ्यंत के उनके साथ षष्ठी का समास नहीं होता है। उनके साथ षष्ठ्यंत सुबंत समर्थ सुबंत का समास नहीं होता। उन्हें षष्ठ्यंता भिन्नम सुबंतम कर्तर्थ त्रिजिकाभ्याम कर्तर्थ कर्तर्यर्थे यह त्रिच प्रत्यय, कर्तर्यर्थे यह अक प्रत्यय तदंत प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते, है कि नहीं। यह अर्थ कर लेना। अपाम सृष्टा, सृज धातु उसे क्या हो गया, त्रिज प्रत्यय करके क्या बन गया, सृष्टा। कर्तार्थ में है, अतः अपाम में क्या है, जो अपाम ये षष्ठ्यंत है उसका उसके साथ समास नहीं होगा, तो क्या बनेगा, अपाम सृष्टा। वज्र से भरता, वज्र भरता में भर भ्री धातु है, भ्री भरने, उससे त्रिज प्रत्यय हो जाएगा कर्तार्थ में, तो यहाँ भी समास नहीं होगा। ओदनस्य पाद, ये सब त्रिज वाले हैं। और ओदनस्य पाद का यहाँ अक बड़बुल है, अक प्रत्यय होकर के ओदनस्य पाद का नहीं होगा यहाँ पर भी। कर्तरि किम इक्षुणाम भक्षणम, इक्षु भक्षिका। कर्तार्थ में क्यों क्यों कहते हो भैया, तो यहाँ भक्षिका है, इक्षु भक्षिका, इक्षुणाम भक्षिका, इक्षु भक्षिका। तो भक्षिका में जो अक है वो कर्तार्थ में नहीं है। स्त्रिया मक्तिन, इसके अधिकार में धात्वर्थ निर्देशे ड़बुल है, और इक्षु कर्म षष्ठी है, अतः क्या हो जाता है, समास हो जाता है। कोई कहा कर्मणि च से निषेध हो जाता, तो कहा नहीं भी कर्तु प्रयोगे तत्प्रवृत्ते, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ समास का निषेध नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, समास हो जाएगा। हाँ, समास हो जाएगा, यहाँ निषेध नहीं होगा। इक्षु भक्षिका में है, धात्वर्थ निर्देशे अड़बुल है, क्या नहीं है, कर्तार्थ में नहीं है, अक नहीं है। ठीक, आगे पत्यर्थ भर्तृ शब्द सुतु याजकादित्वा समास। भूभर्ता, यहाँ पर समास कैसे होगा, तो कहा भैया यहाँ पत्यर्थक ये भर्ता शब्द है, क्या ये त्रिजंत नहीं, अपितु पत्यर्थक भर्ता शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके साथ भू का समास हो जाएगा। तो भूवा भर्ता, भू भर्ता, यहाँ समास हो जाता है। याजकादित्वाद, याजकादिगण में पठित है, तो याजकादयश्च से क्या, याजकादिभिश्च से क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। कथम तरहि घटानाम निर्मातुस् त्रिभुवन विधातुश्च कलह इति शेष षष्ठ्या समासः, इति शेष षष्ठ्या समासः इति कय्यतः। यहाँ पर त्रिभुवन से विधाता, त्रिभुवन विधाता, यहाँ पर कैसे हो गया समास भैया, है कि नहीं। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा त्रिभुवनम, यहाँ क्या होना चाहिए, कारण तत्व द्विगोष्ठ्यामिष्टा से स्त्रित होकर के द्विगोष गीप होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। पाद्रा दंतस्य ना, निषेध होकर के गीप नहीं होता, गीप नहीं होता द्विगोष। यहाँ त्रिभुवन से विधाता, त्रिभुवन विधाता, यहाँ क्या हो गया है, विधाता त्रिच प्रत्यांत है, कर्तर्थक त्रिच प्रत्यांत है, यहाँ कैसे समास हो गया, तो कहे भैया यहाँ शेष षष्ठ्या समास। हाँ, त्रिभुवन में जो षष्ठी हो शेष अर्थ में षष्ठी है, और उसका समास हुआ है, कर्म षष्ठी नहीं। ये जो निषेध करता है त्रिजिकाभ्याम कर्तरि, ये क्या करता है, प्रत्यय सत्या साहचर्यात कारक षष्ठी का ही निषेध करता है, कारक षष्ठ्यंत का समास का निषेध करता है, शेष षष्ठ्यंत के समास का निषेध नहीं करता है। ठीक है भैया, शेष षष्ठ्या समासा इति कय्यतः, देखो लिख दिया, यहाँ शेष षष्ठी के साथ समास है, कारक षष्ठी नहीं है उसमें, कर्मार्थ में षष्ठी नहीं आई है, कर्मणि कर्ति कर्मणो कृति से है। आगे कर्तरि क्या, कर्तरि षष्ठ्या आके न समासा, कर्तर्थक जो षष्ठी तदंता भिन्नम सुबंतम अक किम न भवति, अकेन न समासः, अक प्रत्यंत प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते। भवतः सायिका, भवतः सायिका, सिंह धातु से क्या करते हैं, धातु अर्थ जैसे डबुल कर देते हैं, वृद्धि हो जाएगी, आई आय सायक टाप क्या सायिका कह, और इत हो जाता है, तो सायिका, सायका न बनेगा, इत होकर के सायिका। अब यहाँ भवता में जो कर्तर्थ में षष्ठी हुई, किसे, कर्ति कर्मणो कृति से,
तो यहाँ पर ये सूत्र से क्या कर दिया, कर्तरिया षष्ठ्या अके न समासा, तो कर्तरी षष्ठ्या है भवता में गस, तदंताभिन्न सुबंत का भवत गस का क्या नहीं होगा, अक प्रत्यांत प्रकृति समर्थ सुबंत साइका के साथ समास नहीं होगा, तो होता है साइका बना रहेगा। क्या यार, ने त्रिज अनुवर्तते, त्रिज की यहाँ अनुवृत्ति नहीं होती। क्यों, त्रिज कर्ता ही अर्थ में होता है, तो उसके योग में कर्ता अर्थ में षष्ठी मिलेगा ही नहीं, तो निषेध किसे करेगा। कहे कर्तु क्या रहेगा, अभीत रहेगा, अनभीत नहीं रहेगा, तो अनभीत कर्ता में न षष्ठी होती है। तो त्रिज के योग, त्रिज प्रत्यांत के प्रयोग होने पर क्या नहीं होगा, कर्ता अर्थ में षष्ठी नहीं मिलेगी, इसीलिए क्या नहीं होता है, त्रिज की अनुवृत्ति नहीं आती है। ठीक है ना भैया, वही देख लीजिए, ने ना यह त्रिज अनुवर्तते तद्योगे कर्तुरभितत्वेन कर्ति षष्ठ्या अभावात्, तद्योगे माने तादृश कर्तार्थक त्रिज प्रत्यांत के योग में कर्ता क्या रहेगा, अभीत रहेगा, इसलिए कर्ति षष्ठी मिलेगी ही नहीं, इसलिए क्या नहीं होता है, त्रिज की अनुवृत्ति नहीं होती है। ठीक भैया, नित्यम क्रीडा जीविकयो, नित्यम क्रीडा जीविकयो, ठीक है नहीं, क्रीडा च और जीविका च इति क्रीडा जीविके तयोः क्रीडा जीविकयो, दो पद का सूत्र है। एतयोरर्थयोः अकेन नित्यम षष्ठी समस्यते, लेकिन नित्य षष्ठी का समास करता है। जीविका क्रीडा जीविका एतयोः अर्थयोः प्रतीतौ षष्ठ्यन्ताभिन्नं सुबन्तं अक प्रत्यांत प्रकृतिकेन समर्थेन सुबन्तेन सह नित्यम समस्यते स च तत्पुरुषः। ठीक है, अर्थात समास से यदि क्रीडा और जीविका अर्थ की प्रतीति हो तो षष्ठ्यन्ताभिन्न सुबंत का अक प्रत्यांत प्रकृतिकेन समर्थेन सुबन्तेन सह नित्यम समासः भवति, स च तत्पुरुषः भवति। ठीक है भैया, तो उद्दालक पुष्प भंजिका, यहाँ उद्दालक पुष्प का भंजिका के साथ क्या हो जाता है, समास हो जाता है। उद्दालकस्य पुष्पम उद्दालक पुष्पम, तस्य उद्दालक या उद्दालकस्य पुष्पाणि उद्दालक पुष्पाणि और उद्दालक पुष्पाणाम भंजिका, उद्दालक पुष्प भंजिका, तो उद्दालक पुष्पाणाम भंजिका, यहाँ उद्दालक पुष्प आम और भंजिका सु, समास हो जाता है। भंजिका में भैया भंजनम भंजिका इत्यर्थः, भंज धातु से क्या होता है, किसे भंजो आमर्दने, तो क्या है, उद्दालकस्य उद्दालक पुष्पस्य उद्दालक पुष्पाणाम भंजनम, ऐसा विग्रह करना है, भंजनम के साथ करना, फिर भंजिका के साथ समास हो जाएगा, तो अश्वपद विग्रह हो जाएगा, तभी ना नित्य समास होगा। और फिर भंज धातु से क्या कर देना, संज्ञायाम सूत्र से, स्त्रियाम अक्तिन के अधिकार में सूत्र है संज्ञायाम, उससे भाव अर्थ है ड़बुल प्रत्यय से आता है कि नहीं, ड़बुल प्रत्यय हो जाएगा भाव में। और कर्म में पुष्पाणाम में उद्दालक पुष्पाणाम में क्या हो जाएगी, कर्मार्थ में षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी है, तो जो आम है वो कर्मार्थ में षष्ठी व्यक्ति आई है, तो उसका क्या हो जाएगा, भंजिका के साथ नित्य ताप होकर के इत होकर के भंजिका बनता है, उसके साथ नित्य क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो उद्दालक पुष्प भंजिका, उद्दालक पुष्प भंजिका से क्रीड़ा विशेष की प्रतीति होती है कि नहीं, जिसमें उद्दालक पुष्प का क्या किया जाता है, भंजन किया जाता है, ऐसी क्रीड़ा होती है, इसलिए क्रीड़ा अर्थ की प्रतीति है। ठीक भैया, क्रीड़ा विशेष संज्ञा, ठीक है, उद्दालक पुष्प भंजिका किसकी संज्ञा है, क्रीड़ा विशेष की संज्ञा है, इसलिए क्रीड़ा विशेष अर्थ की प्रतीति है समुदाय से, इसलिए हो जाएगा यहाँ संज्ञायाम इति भावे अड़बुल, ये देखो लिखी दिया। जीविकायाम दंत लेखक, दंता नाम लेखक, दंत लिखे, लिख धातु से क्या होता है, कर्ता अर्थ में ड़बुल होता है, ड़बुल में ऊ होता है, ऊ को आख हो जाता है, दंत लेखका बन जाता है, तो दंता नाम लेखका दंत लेखका, दंता नाम में क्या है, कर्म अर्थ में षष्ठी व्यक्ति हो जाती है, तो दंता नाम लेखका दंत लेखका, यहाँ भी समास हो जाता है। यहाँ जीविका अर्थ की प्रतीति है, दंता नाम लेखनेन जीवति, ये अश्वपद विग्रह कर लेना, दंता नाम लेखनेन जीवति, ये अश्वपद विग्रह हो जाएगा इसका, तो समास नहीं हो जाएगा। उन्होंने दंतों के लेखन से क्या होता है, जीवित रहता है, जीविका प्राप्त करता है, तो यहाँ जीविका अर्थ की प्रतीति है, इसलिए यहाँ भी समास हो जाएगा। तत्र क्रीड़ायाम विकल्पे प्राप्ति, क्रीड़ा में क्या है, माने क्रीड़ा भर में नहीं, दोनों जगह क्या प्राप्त है, नित्य ही प्राप्त है। विभाषा
कोई कहा भैया ये बताइए षष्ठी सूत्र का ही समास सिद्ध था, ये सूत्र क्यों है? तो कहा भैया षष्ठी में व्यासाधिकार आता है, उससे विकल्प से होती है, इसीलिए नित्य क्या हो जाए, समास हो जाए, इसीलिए इस सूत्र की जरूरत है। दूसरी बात, क्रीड़ा में तो ठीक है विकल्प से प्राप्त है, जीविका में तो षष्ठी सूत्र से समास ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दंत लेख का यहाँ कर्तार्थ में डबुल है, अक है, इसलिए त्रिज काव्यम करता इसे क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। अतः वो निषेध को बांधने के लिए सूत्र की जरूरत है, इस सूत्र का आरंभ किया गया है। ठीक है भैया, आगे सूत्र आया कौन? पूर्वापर धरोत्तर में एक देशी नयिका अधिकरणे, पूर्वापरा धरोत्तरम एक देशिना एकाधिकरणे, पूर्वापरा धरोत्तरम एक देशिना एकाधिकरणे, है कि नहीं? पूर्वंच अपरंच अधरंच उत्तरंच इति एतेषां समाहारः पूर्वापरा धरोत्तरम, और एक देशिना है ही, और एकाधिकरणे कहे एक देशः अस्य अस्ति एक देशी तेन एक देशिना तृतीयांत, एकाधिकरणे क्या है? एकम चतुर्धिकरणम एकाधिकरणम तस्मिन् एकाधिकरणे। इस तरह से समाकलन क्या? पूर्वंच अपरंच अधरंच उत्तरंच इति एतेषां समाहारः पूर्वापरा धरोत्तरम एक देशिना एकाधिकरणे। कहे तो इसका अर्थ क्या होगा? देखो, एक देश शब्द जो है, एक देश शब्द का अर्थ होता है अवयव, और एक देशः अस्ति अस्ति एक देशी माने अवयवी, तेन एक देशिना सा समस्यते, है कि नहीं? एक देशिना मतलब अवयविना सा समस्यते, है कि नहीं? अवयवी के साथ क्या होता है? अवयवी वाचकम यत् प्रातिपदिकम तत्प्रकृतिक समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, है कि नहीं? कः समस्यते? पूर्वादयः समस्यन्ते, है कि नहीं? के समस्यन्ते? पूर्वादयः समस्यन्ते, है कि नहीं? पूर्वादियों का क्या होता है? समास होता है, किसके साथ? एक देशिना अवयविना सा समस्यन्ते, है कि नहीं? एक देशी जो अवयवी है उसके साथ क्या होता है? समास होता है कि नहीं? एकाधिकरणे, एकाधिकरणे का मतलब है एकत्व विशिष्टम चेद अधिकरणम, है कि नहीं? एकत्व संख्या विशिष्ट चेद अवयवी, ये एकाधिकरणे का ही अर्थ है, एकत्व विशिष्ट चेद अवयवी, एकत्व संख्या विशिष्ट चेद अवयवी लिखा है ना। वो अवयवी अगर क्या हो? एकत्व संख्या विशिष्ट हो, अगर अनेक संख्या विशिष्ट हो तो नहीं होगा, एकत्व संख्या विशिष्ट हो। उदाहरण में सब आएगा है, एकम अधिकरणम इति एकाधिकरणम, है कि नहीं? तस्मिन् एकाधिकरणे माने एकत्व विशिष्ट द्रव्ये वर्तमानेन, है कि नहीं? एकत्व विशिष्ट द्रव्य में जो वर्तमान है, ऐसे अवयवी के साथ क्या होता है? पूर्वादियों का समास होता है, पूर्व का, अपर का, अधर का, उत्तर का। ठीक है, अब देखो, यही देखो लिखा वृत्ति में, अवयविना सह पूर्वादयः समस्यन्ते, अवयवी वाचक जो प्रकृतिक समर्थ सुबंत होगा उसके साथ पूर्वादियों का, यानी पूर्व प्रकृतिक समर्थ सुबंत, पूर्व प्रकृतिक सुबंत का, अपर प्रकृतिक सुबंत का, अधर प्रकृतिक सुबंत का, उत्तर प्रकृतिक सुबंत का क्या होता है? समास होता है एकाधिकरणे, अर्थात एकत्व संख्या विशिष्ट चेत अवयवी, है कि नहीं? सचा तत्पुरुषा, इसी को कहते हैं एक देशी समास। इसको क्या कहते हैं? समास, एकत्व संख्या विशिष्ट चेत अवयवी, ठीक है ना। षष्ठी समास वादा, ये सूत्र क्या है? षष्ठी समास का अपवाद। पूर्वम काय से पूर्व काया, पूर्वम काय से लौकिक विग्रह है, पूर्व अम और काय पूर्व सु और काय गस, काय गस, यहाँ क्या हो जाएगा? काय से है ना, काय से क्या है? षष्ठंत है, तो पूर्व सु काय गस, यहाँ समास हो जाएगा। देखो, पूर्वादि में कौन है? यहाँ पूर्व है, उस पूर्व प्रकृतिक समर्थ सुबंत पूर्व सु का क्या होगा? काय गस, एक देशी जो समर्थ सुबंत है, एक देशी जो, हाँ, पूर्व प्रकृतिक सुबंत का एक देशी जो समर्थ सुबंत काय गस है, उसके साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। और जो अवयवी है काय, वह क्या है? एकत्व संख्या विशिष्ट है, यानी इसका अर्थ है, पूर्वम कायस्य का अर्थ है कि कायस्य पूर्व भाग, समझे कि नहीं? काय का पूर्व भाग, काय माने शरीर, शरीर का पूर्व भाग, पूर्वावयव। तो बताओ अवयवी वाचक कौन हो गया? काय है कि नहीं है? काय माने शरीर, शरीर क्या है? अवयवी है ना, है। अवयव क्या है? हाथ, पैर, मुख, नाक, गौतम जी का काय, ये सब क्या है? अवयव है। और अवयवी क्या है? पूरा ये शरीर, कहे जिसमें ये सब हैं, वो शरीर क्या है?
समुदाय क्या है, अवयवी है। तो पूर्व क्या है, पूर्वावयव माने पूर्व भाग। ये क्या हो गया, इसका अवयवी वाचक जो समर्थ सुबंत है काय गस, उसके साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। अवयवी वाचक है कि नहीं है काय, हाँ, तो अवयवी वाचक समर्थ सुबंत काय सु के साथ काय गस के साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। और वो जो अवयवी है वो एकत्व संख्या विशिष्ट है, यानी एक ही नहीं काय शरीर, कई ठो है, 5 ठो थोड़ी, एक शरीर है क्या, तो एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी है, अनेकत्व संख्या विशिष्ट नहीं, बहुत संख्या विशिष्ट नहीं, द्वित्व संख्या विशिष्ट नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो समास होता है प्रविसंज्ञा और पूर्वादियों का ही पूर्व प्रयोग होगा। अगर षष्ठी समास होता तो षष्ठंत का पूर्व प्रयोग होता काय गस का, लेकिन इसके द्वारा समास हुआ तो इसमें प्रथमांत निर्दिष्ट कौन है, पूर्वापराधरोत्तरम, ये प्रथमांत है, तो पूर्वादियों का ही पूर्व प्रयोग होगा, उपसर्जन संज्ञा होगी उन्हीं का पूर्व प्रयोग होगा। पूर्व काय, आगे सु आएगा, सु का ऋत विसर्ग पूर्व काया बन जाएगा, अपर काया इसी तरह बना लेना, अधर काया उत्तर काया, ठीक है, यहाँ सब समास हो जाएगा। अब पूर्व का, अपर का, अधर का, उत्तर का काय के साथ समास हो जाएगा, तो ये सब बन जाएंगे। काय एक देशी ना किम पूर्वम नाभे काया से, काय एक देशी के साथ ऐसा क्यों कहते हो, बस इतना कह दो कि पूर्वादियों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो कहा अगर इतने कहोगे तो पूर्वम नाभे कायस्य, काय का जो नाभि है उसका पूर्व भाग, क्या काय की जो नाभि उसका जो, तो नाभि का पूर्व भाग, नाभि मैंने समझ रहे हो ना, हाँ, उसको हिंदी में बोटरी कहते हैं, क्या यार है, हाँ, तो उसका जो पूर्व भाग। तो बताओ यहाँ जो नाभि है वो क्या नहीं है, एक देशी नहीं है, माने अवयवी नहीं है, वो भी क्या है, काय का अवयव ही तो है, जैसे हाथ पैर ये सब क्या है, अवयव है, उसी तरह वो भी क्या है, शरीर का अवयव है, क्या नहीं है, वो अवयवी नहीं है, एक देशी नहीं है, इसलिए क्या नहीं होता, उसके साथ समास नहीं होता। लेकिन अगर अवयवी नहीं हटा दोगे, एक देशी ना हटा दोगे तो क्या होने लगेगा, पूर्व सु का नाभि गस के साथ भी क्या होने लगेगा, समास होने लगेगा। इसलिए क्या कहना चाहिए, एक देशी कहना चाहिए, ठीक समझे अंबुज, हाँ, तो इसीलिए क्या कहना चाहिए, और जब एक देशी कह दोगे तो क्या नहीं होगा, समास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नाभि क्या नहीं है, एक देशी नहीं है, अवयवी नहीं है, अभी तो क्या है, अवयव है, इसलिए उसके साथ समास। समझ में आ रहा है ना यार, अरे प्रांशु जी क्या हो रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, हाँ, सुनाना जरूर बाद में। आगे एकाधिकरण किम का, एकाधिकरण क्यों कहते हैं, तो पूर्वस छात्राणाम, पूर्वस छात्राणाम, यहाँ देखो छात्राणाम माने छात्रों का समुदाय, क्या छात्रों का समुदाय। अब छात्रों के समुदाय का पूर्वावयव कौन, कोई भी होगा, छात्रों के समुदाय का पूर्वावयव। तो यहाँ जो छात्राणाम है ये एक नहीं है, क्या है अवयवी, लेकिन क्या नहीं है, एक देशी है, लेकिन क्या नहीं है, ये जो समुदाय है वो एकत्व संख्या विशिष्ट नहीं है, अभी तो क्या है, क्योंकि जो ये समुदाय में जो अवयव हैं छात्र वो उद्भूत है, क्या है, उद्भूत है। तो छात्र कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो बहुत संख्या विशिष्ट ये अवयव है, क्या नहीं है, बहुत संख्या विशिष्ट, इसीलिए ना बहुवचन आया है छात्राणाम। अगर एकत्व संख्या विशिष्ट होता तो एक ही वचन ना आता, बहुवचन आता नहीं आता। लेकिन क्या है, इस छात्र इस समुदाय में क्या है, छात्र जो अवयव हैं वो बहुत सारे हैं, वो उद्भूत है, समझे कि नहीं, इसलिए उद्भूता अवयव भेद व्याख्या में क्या हो जाएगी, बहुत संख्या की प्रतीति हो रही है। यहाँ जो एक देशी है, अवयवी है, छात्र अवयव जो समुदाय है वह एक नहीं है, क्या है, अनेकत्व की व्याख्या, इसीलिए क्या नहीं होता, यहाँ एकत्व संख्या विशिष्ट नहीं है, अभी तो क्या है, बहुत संख्या विशिष्ट है, इसलिए क्या नहीं होता, यहाँ समास नहीं होता, तो पूर्वज छात्राणाम बन जाता है। कहे आगे छात्र का मतलब छात्र समुदाय, छात्र शब्द छात्र समुदाय पर, छात्र का अर्थ छात्र समुदाय है, लेकिन वो छात्र समुदाय एक नहीं है, क्या है, अनेकत्व संख्या विशिष्ट है, क्योंकि उद्भूता अवयव भेद परक है, वो समझे कि नहीं, अनुभूता अवयव भेद परक नहीं, उसमें अवयव जो है उद्भूत हैं, अवयव एक नहीं है, कितने होते हैं, अरे वो समुदाय एक का थोड़ी समुदाय बनता है, अनेक छात्रों का समुदाय है, तो अनेक छात्रों का समुदाय बनता है, क्या है, अनेक अवयवों का एक समुदाय बनता है, तो उसमें जो अवयव छात्र हैं वो कितने हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए क्या है, बहुवचन आ जाता है, उद्भूता अवयव भेद है, उद्भूता अवयव भेद व्याख्या करके बहुत अर्थ की यहाँ प्रतीति है। तो यहाँ जो छात्र समुदाय है वो एकत्व संख्या विशिष्ट नहीं है, अपितु बहुत संख्या विशिष्ट है, इसीलिए यहाँ क्या नहीं होता, एकाधिकरण नहीं है, इसलिए यहाँ समास नहीं होता। एकाधिकरण नहीं कहोगे तो यहाँ भी समास होने लगेगा। सर्वोप्येकदेशो अन्ना समस्यते,
संख्या विषय इति ज्ञापकात् कहे का सभी एक देश अन्ना सह समस्यते, सभी एक देश का अन्ना सह समस्यते, आहन के साथ क्या हो जाता है, समास हो जाता है। का संख्या विषय ज्ञापन करता है। कोई कहा भैया संख्या विषय कैसे ज्ञापन करता है, तो कहा देखो संख्या विषय क्या करता है, संख्या विषय पूर्वक जो अन्य शब्द है उसको आहन आदेश करता है, गी के परे रहते कहे गिस्यो। तो कहा ये बताइए कभी भी अगर सभी एक देशों का आहन के साथ अन्य के साथ समास नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, कभी भी साय आदि पूर्वक बी साय संख्या आदि पूर्वक क्या नहीं मिलेगा, आहन अन्य शब्द नहीं मिलेगा, है कि नहीं। अन्य शब्द उत्तर पद में हो और ये पूर्व पद में हो ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर एक देशी समास नहीं होगा तो षष्ठी के साथ समास षष्ठ्यंत समास होगा, तो अन्ना साया सायन्ना, तो सायन्ना नहीं बनेगा, अन्न का पूर्व प्रयोग होगा, षष्ठ्यंत करना होगा तो अन्न सा इत्यादि बनने लगेगा। तो कभी भी क्या नहीं मिलेगा, बी सा इनसे पूर्व में इनसे परे अहन अन्न शब्द नहीं मिलेगा, तो अहन आदेश होगा ही नहीं, तो अहन करना उसका क्या हो जाएगा, व्यर्थ हुआ। और वही व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन किया कि भैया सर्वोपेक देशा सर्वोपेक देशो अन्ना समस्यते, सभी एक देशों का चाहे वो पूर्व पर आदि हो चाहे उनसे अतिरिक्त हो, सभी अवयववाची जो एक देश हैं अवयववाची हैं एक देश हैं उनका क्या होता है, अन्य के साथ समास हो जाता है। तो बी सा आदि का भी हो जाएगा तो मिल जाएगा तो हो जाता है। ठीक है भैया। तो संख्या विषय ज्ञापकात् मध्याह्न है कि नहीं, अन्ना अन्नो मध्यम इति मध्याह्न, आहन जो है क्या है एक देशी है, अब मध्य क्या है उसका, अन्न का आहन का माने दिन का मध्य भाग मध्यावयव, तो अवयववाचक शब्द है इसलिए समास हो जाएगा। ठीक है। केचित् तु सर्व एक देशा काले न समस्यते तो न तो अन्येव ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात्, कहे कुछ लोग कहते हैं कि सभी एक देशों का काल के साथ समास होता है। किसके साथ होता है, हाँ अन्न क्या है, कालवाचक है, कालवाचक है कि नहीं, दिन का वाचक है, काल ही ना होता है, कालवाचक है, अतः सामान्यापेक्षी ज्ञापन करेगा कि अन्य के साथ समास नहीं होता है, कालवाचकों के साथ समास होता है, चाहे वो आहन हो चाहे रात्रि हो चाहे कुछ भी हो, समझे कि नहीं। वही कह रहे हैं सर्व एक देशा काले न समस्यते न तो अन्येव, ये विशेषापेक्षी ज्ञापन होगा है कि सर्वोपेक देशा अन्ना समस्यते क्या है, विशेषापेक्षी ज्ञापन है। सामान्यापेक्षी क्या ज्ञापन होगा, सर्वोपेक देशा काले न समस्यते, ये क्या है सामान्यापेक्षी ज्ञापन है। और असत्य बाधके प्रमाणानाम सामान्य पक्षपातः, अगर कोई बाधक ना हो तो सामान्य ही ज्ञापन होता है, सामान्य में ज्ञापन करना चाहिए, तो इसलिए सामान्यापेक्षी ज्ञापन ही करना चाहिए। उसी वही देखो लिख रहे हैं केचित आचार्य ऐसा कहते हैं कि सर्व एक देशा कालेन समस्यते न तो अन्येव ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात् तेन मध्यरात्रः उपारताः पश्चिम रात्र गोचराः इत्यादि सिद्धम। अब देखो मध्य रात्र यहाँ पर भी समास, रात्रि के साथ भी समास हो जाएगा क्योंकि रात्रि भी क्या है, कालवाचक है, समझे कि नहीं। रात्रेर मध्यम इत्यर्थः पश्चिम रात्र गोचरा है ना, यहाँ पश्चिम रात्रे है पश्चिमम इत्यर्थः, आह सर्व के देश संख्या आदि से अच हो जाता है, तो मध्य रात्र और पश्चिम रात्रम इत्यादि बन जाता है। ठीक भैया। तो इसमें उपारता पश्चिम रात्र गोचरा, इसमें इस उदाहरण में जो पश्चिम रात्र है वहाँ पर भी क्या होता है, समास हो जाता है। ठीक भैया। अब सूत्र है अर्धम नपुंसकम, अर्धम नपुंसकम 2 पद का सूत्र है, ये भी एक देशी समास विधायक सूत्र है। अर्धम नपुंसकम, कोई कहा यहाँ भैया नपुंसकम क्यों रखते हो, तो कहा इसलिए कि जिसे अर्ध शब्द नपुंसक अर्ध शब्द लिया जाए। कहा भैया वो तो अर्धम ये नपुंसक लिंग निर्देश ही है, उसी से नपुंसकत्व का लाभ हो जाएगा, पुनः नपुंसक ग्रहणम किमर्थम, तो कहा नित्य नपुंसकत्व लाभ है। कहे अच्छा, जो नित्य नपुंसक अर्ध शब्द है उसी का एक देशी के साथ समास होता है, इसी को बताने के लिए क्या कर रखा गया है, नपुंसक ग्रहण किया गया है। क्योंकि अर्ध शब्द 2 तरह का है, एक नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग वाला भी होता है, और एक केवल नित्य नपुंसक लिंग होता है, यानी केवल नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है। जो सामान्य अंशवाची है कि नहीं, वो क्या होता है,
अर्ध माने आधा भाग। तो जो सामान्य रूप से अंश का वाचक है उसमें न्यूनाधिक होता रहता है, क्या अंश बस हो गया, इस अर्थ का वाचक है। तो क्या होता है पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में होता है। लेकिन जो समांसवाची यानी केवल सम अंश बरोबर, एक भी क्या नहीं होना चाहिए, 5 किलो है तो 2.5 किलो ही होना चाहिए, एक दाना भी इधर उधर नहीं होता। समांसवाची जो अर्ध शब्द है वो नित्य नपुंसक लिंग है। अतः उसी समांसवाची जो नित्य नपुंसक लिंग अर्ध शब्द है उसी का एक देशी के साथ समास हो, इसी को बताने के लिए क्या रखा गया है सूत्र में, नपुंसक ग्रहण किया गया है। अन्यथा अर्धम इस नपुंसक निर्देश से ही क्या हो जाता, नपुंसकत्व का लाभ हो जाता, ठीक है ना। क्योंकि पुंसिवा वा पुंस्य अर्धोर्धम समेन सके, लेकिन ये कोश से क्या आता है, जो सामान्य अंशवाची है वो शब्द पुंस में भी होता है नपुंसक लिंग में होता है, लेकिन जो क्या है समांसवाची अर्ध शब्द है वो नित्य नपुंसक लिंग होता है, इसको ध्यान रखिएगा भैया। अंश सामान्यवाची अर्ध शब्द पुंसिवा नपुंसके वा भवति इत्यर्थः। समेत्वंशे अर्ध शब्दो नपुंसक लिंगे वा भाष्ये तु सम प्रविभागे नपुंसक लिंगो अर्ध शब्द अंश सामान्यवाची तो पुल्लिंग है इत्युक्तम वर्तते। समझे कि नहीं, भाष्य में कहा सम प्रविभाग अर्थ में जो अर्ध शब्द है वो नपुंसक लिंग है और अंश सामान्यवाची जो अर्ध शब्द है वो पुल्लिंग है। ठीक भैया, ये भाष्य में कहा गया। तो अर्थ हो जाएगा पूरा इसका। एकाधिकरण की इसमें भी अनुवृत्ति आ जाती है, जिससे अर्थ होगा समांसवाच्य अर्ध शब्दों समांसवाची अर्ध शब्द एक देशी प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सा समस्यते सतपुरुषा एकत्व संख्या विशिष्ट चेत अवयवी। ठीक है, एकाधिकरण की अनुवृत्ति आती है इसमें। तो अर्धम पिपल्या अर्ध पिपली, अर्धम का अर्धसु और पिपली गस के साथ क्या हो गया, समास हो गया। तो समास व्यक्ति लुक हो गया, क्या बन गया, अर्ध पिपली। कोई कहा ये बताइए यहाँ, अर्धाय पिपल्या, अर्धम पिपल्या, अर्धेन पिपल्या। तो यहाँ जो पिपली है इत्यादि में पिपली जो है नियत लिंग है। नियत लिंग है तो क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति का पूर्व पाते से एक विभक्ति है पिपली तो उसका पूर्व प्रयोग हो जाना, उसको सज्जन संज्ञा हो जाना चाहिए और उसी का उसको क्या गोस्त्र से रस हो जाना चाहिए। तो अर्ध पिपली ऐसा प्रयोग बनना चाहिए। अर्ध पिपली ये कैसे बना रह गया, तो कहा भैया एक उसी के लिए वार्तिक आया, एक विभक्तो अष्ठ्यंत वचनम का, एक विभक्ति में अष्ठ्यंत वचन ये कहना चाहिए, क्या यानी षष्ठ्यंत भिन्न जो एक विभक्ति होता है उसी की उपसर्जन संज्ञा होती है। पिपल्या क्या है, षष्ठ्यंत है, इसलिए उसकी वो एक विभक्ति होने पर भी यानी नियत विभक्ति होने पर भी उसकी क्या नहीं होगी, नहीं होगी उपसर्जन संज्ञा, जिससे क्या नहीं होगा, ह्रस्व नहीं होगा, तो अर्ध पिपली बन जाएगा। कोई कहा ये बताइए, अगर ऐसा कहोगे कि जो षष्ठ्यंत होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा माने वो नियत विभक्ति नहीं होता है, एक व्यक्ति नहीं होता है, उसकी उपसर्जन संज्ञा नहीं होगी। अगर ऐसा कहोगे तो पंचानाम खट्वानाम समाहारा इति पंच खट्वी ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा। क्यों भैया, कहा पंचानाम खट्वानाम यहाँ पर खट्वा क्या है, नियत लिंग है, एक व्यक्ति है और वो षष्ठ्यंत है, इसलिए उसकी क्या होगी, उपसर्जन संज्ञा नहीं होगी। नियत व्यक्ति की नहीं है, माने नियत व्यक्ति है लेकिन अष्ठ्यंत की न होती है, एक व्यक्ति जो रहेगा नियत लिंग उसी के नाम क्या होगी, उपसर्जन संज्ञा होगी। खट्वा नाम ये क्या है, षष्ठ्यंत है, इसलिए इसकी क्या नहीं होगी, नियत व्यक्ति होने पर भी एक व्यक्तो अष्ठ्यंत वचनम, इससे उपसर्जन संज्ञा का निषेध हो जाएगा, जिससे उपसर्जन संज्ञा नहीं होगी तो इसको ह्रस्व नहीं होगा, नहीं होगा ह्रस्व तो क्या पंच खट्व ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा। तो दुगो सूत्र से अदंतत्वात् क्या नहीं हो पाएगा, गीप नहीं होगा, तो पंच खट्वी नहीं बनेगा। और जब क्या होता है, उपसर्जन संज्ञा होती है तो ह्रस्व हो जाता है, तो पंचखट्व अदंत बन जाता है, तो दुगो से गीप होकर के क्या बनता है, पंचखट्वी बन जाता है। लेकिन अब क्या नहीं होगा, ह्रस्व होगा नहीं, इसलिए दुगो से गीप नहीं होगा तो पंचखट्वी नहीं बनेगा। तो कहा भैया इसीलिए कहे नहीं, एक देश समास विषय को यम उपसर्जन संज्ञा निषेधा। कहा ये जो उपसर्जन एक व्यक्तो षष्ठ्यंत वचन में ये जो उपसर्जन संज्ञा का निषेध करता है वह एक देशी समास विषयक उपसर्जन संज्ञा का निषेध करता है। समझे कि नहीं, सब जगह नहीं करता है। तो एक देशी समास यहाँ नहीं है, यहाँ तो समाहार तद्धितार्थोत्तर पर समाहारे से क्या है, समाहार विषयक समास है, इसीलिए यहाँ उपसर्जन संज्ञा का निषेध नहीं होगा। तो षष्ठ्यंत है तब भी क्या हो जाएगी, उसकी उपसर्जन संज्ञा
हो जाएगी, ह्रस्व हो जाएगा, दुगो सुखीप होगा, पंचखट्टी बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भैया। तेन पंचखट्टी इत्यादि सिद्धम। अर्धम पिप्पल्या अर्ध पिप्पली क्लीबे क्लीबे किम ग्रामार्धा। ग्रामस्य अर्धा ग्रामार्धा। यहाँ पर अर्ध शब्द क्या है? समान क्लीब नहीं है, यानी कि समांसवाची नहीं है, अंश सामान्यवाची, इसलिए पुल्लिंग है। तो नपुंसक लिंग अर्ध शब्द नहीं, इसलिए यहाँ इससे सूत्र से समास नहीं होगा, एक देशी समास नहीं होगा, अपितु षष्ठी सूत्र से समास होगा, इसीलिए षष्ठ्यंत का पूर्व प्रयोग होगा, इसीलिए ग्राम का पूर्व प्रयोग हुआ है भैया। ग्राम ग्रस अर्धसु, ग्राम का ही पूर्व प्रयोग हो गया तो ग्रामार्धा बना। ठीक है भैया। आगे द्रव्यके व का एकाधिकरण होने पर ही क्या होती है, क्या होता है? समास होता है। जैसे अर्धम पिपली नाम, यहाँ पर समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्य ऐक्य नहीं है, यहाँ कितने हैं? पिपली बहुत सारी हैं, तो ये एकत्व विशिष्ट द्रव्य यहाँ नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा? यहाँ समास नहीं होगा। ठीक है। तो द्रव्यके एवं अर्ध पिपली नाम, यहाँ समास नहीं होगा। ठीक भैया। द्रव्यके मतलब एकाधिकरण होने पर ही समास होता है। ठीक है। अर्धम पिपली नाम में पिपली नाम ये क्या है? एकत्व विशिष्ट द्रव्य नहीं है, इसलिए यहाँ समास नहीं होगा। ठीक। आगे सूत्र है द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यान तरस्याम का है। इसको हम आगे पाठ में करेंगे, तो आज इतने करते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।